हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करेंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो मॉडल आंसर होगा वह बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, एक करेंट अफेयर से संबंधित इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है वह है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अस्थायी सदस्यता। कल का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा, उसमें दिया हुआ था कि एलन मस्क ने भी भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। इसके अलावा यूएसए ने भी कहा है कि भारत को अस्थायी सदस्यता यूनाइटेड नेशन में प्राप्त होनी चाहिए। तो यह जो टॉपिक है यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता, यह आगामी मुख्य परीक्षा के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। यह लगातार कई वर्षों से न्यूज में है, लेकिन इसके बावजूद बीपीएससी ने मुख्य परीक्षा में अभी तक इससे संबंधित सवाल पूछा नहीं है। तो प्रबल संभावना है कि 97वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई एक और बात है जिसके कारण यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस समय महत्वपूर्ण हो गया है, वो यह है कि हाल ही में भारत के नेतृत्व में जो G4 कंट्रीज हैं, उन्होंने यूएनएससी में सुधार के लिए एक मॉडल पेश किया है और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से हमारे द्वारा पेश किए गए मॉडल के आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, अधिक समावेशी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आगे मैं प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। उसके बाद भारत के नेतृत्व में जो G4 सदस्य देशों ने यूएनएससी में सुधार के लिए जो मॉडल पेश किया है, उस मॉडल के बारे में मैं मॉडल आंसर के बाद मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो आइए प्रश्न को देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग मॉडल आंसर को देखते हैं और मॉडल आंसर के बाद हम लोग यूएनएससी में सुधार के लिए भारत के द्वारा जो मॉडल पेश किए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। विगत कुछ वर्षों में प्रश्न है, विगत कुछ वर्षों में भारत का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेवार एवं सक्रिय राष्ट्र के रूप में हुई है। क्या आपको लगता है कि अब भारत को यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए? कथन के पक्ष विपक्ष में अपने तर्क को प्रस्तुत करें। यानी कि आपको लगता है कि यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता भारत को मिलनी चाहिए? इसके पक्ष और विपक्ष में आपको तर्क देना है। कम से कम 6-7-8 पॉइंट आप पक्ष में लिखें, 6-7-8 पॉइंट आप विपक्ष में लिखें और उसके बाद एक कंक्लूजन लिखें जिसके माध्यम से स्पष्ट हो। स्वाभाविक है कि आप हमेशा भारत के अस्थायी सदस्यता के दावेदारी के पक्ष में ही होंगे और हमेशा आपको उत्तर में ज्यादा वजन इस पर भी देना है। ठीक है, तो कंक्लूजन में जब आप अंत में लिखेंगे तो इस बात को स्पष्ट करेंगे कि उपर्युक्त जो भी हमने कारण को डिस्कस किया है उन सभी कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि यूएनएससी में भारत को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और समय की मांग भी है। क्योंकि देखिए, यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है वह 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद से आज लगभग कई वर्ष हो चुके हैं, इसके बावजूद अभी तक यूएनएससी में कोई सुधार नहीं किया गया है। वैश्विक परिस्थितियां बदल चुकी है। जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई तब शीत युद्ध का दौर था, लेकिन अब शीत युद्ध का जो युग है वह पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। उस समय विश्व 2 ध्रुव में बटा हुआ था, लेकिन आज विश्व बहुध्रुवीय स्थिति में विभाजित है। तो ऐसी स्थिति में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पुरजोर तरीके से सुधार की वकालत भारत के द्वारा भी की जा रही है। तो आने वाले दिनों में यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो प्रश्न समझ गए, इसके बारे में मोटा मोटी हमने जानकारी संक्षिप्त में आपको दे दिया। आइए इसका इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग इसका मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि यह जो टॉपिक है वह 70वीं बीपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे हल्के में बिल्कुल नहीं ले, अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। जलवायु परिवर्तन, कोविड-19, रूस यूक्रेन युद्ध, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका आदि कई ऐसे बिंदु हैं जिसके कारण भारत की पहचान आज जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में कायम हो चुकी है। ऐसी स्थिति में विश्व के सबसे बड़े संगठन यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्यता की मांग बिल्कुल उचित प्रतीत होती है। कई सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे कि भारत की पहचान जो है वह विश्व में एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में बन चुकी है। चाहे वह कोविड-19 के दौर में आप वैक्सीन मैत्री का उदाहरण ले, हाल ही में G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई, क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को देखें जो कि
पंचामृत के रूप में झलकती है COP 26 के दौरान। आतंकवाद को लेकर इशू देखें तो कई सारे इशू में देखेंगे तो भारत आज विश्व को लीड करता हुआ आपको नजर आएगा। जब विभिन्न परिस्थितियों में भारत विश्व को लीड कर रहा है तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में विश्व का जो सबसे बड़ा संगठन है, विश्व की शांति और सुरक्षा जिसके ऊपर निर्भर कर रही है, उस संगठन में भारत की प्रबल दावेदारी होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन के माध्यम से इसे हमने स्पष्ट किया। विगत कुछ वर्षों से भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत मामलों के माध्यम से अपनी स्पष्ट उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है। कोविड-19 जैसे संकट काल में ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री, जलवायु परिवर्तन को दूर करने हेतु COP 26 के अंतर्गत पंचामृत की प्रतिबद्धता, रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थता की नीति, आतंकवाद को दूर करने के लिए स्पष्ट रणनीति जैसे मामलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपनी साख में वृद्धि की है। और एक बात को और आप गौर करेंगे, विश्व में कहीं पर भी आज कोई समस्या उत्पन्न होती है तो भारत की भूमिका काफी वहां पर स्पष्ट नजर आती है। आप रशिया यूक्रेन वार का उदाहरण लीजिए, रशिया यूक्रेन वार का आप एग्जांपल लेंगे तो भारत के द्वारा स्पष्ट रूप से रूस और यूक्रेन दोनों का स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वर्तमान समय का जो युग है वह युद्ध का समय नहीं है, बातचीत के माध्यम से ही आप टेबल पे आकर इसे समस्या को सुलझा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब विश्व पूरी तरीके से दो गुटों में बटा चला आ रहा था, एक जो गुट था वह रूस के साथ जा रहा था, दूसरा गुट जो था खास करके अमेरिका ब्रिटेन का जो गुट था वह यूक्रेन के साथ जा रहा था। ऐसी स्थिति में भारत के ऊपर भी विभिन्न प्रकार के दबाव थे, लेकिन उन सभी दबावों को इठलाते हुए भारत ने क्या किया कि तटस्थता की नीति का समर्थन किया, जो कि भारत की एक गंभीर और एक परिपक्व विदेश नीति को भी दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में भारत एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में उभर रहा है तो यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता अवश्य मिलनी चाहिए। अतः भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की दावेदारी भी की जा रही है, जिसके पक्ष और विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। प्रश्न का पहला सेक्शन था, उसे हमने यहां पर एक पेज के अंतर्गत डिस्कस किया। प्रश्न का दूसरा सेक्शन है इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देना। ठीक है, आइए फिर से एक बार सवाल देखिए। सवाल है कि विगत कुछ वर्षों में भारत का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेवार एवं सक्रिय राष्ट्र के रूप में हुई है। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हमने बता दिया कि किस प्रकार से भारत की पहचान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत देश के रूप में, सक्रिय राष्ट्र के रूप में हुई है। हमने क्लाइमेट चेंज का उदाहरण दिया, रशिया यूक्रेन वार का एग्जाम्पल दिया, हमने टेररिज्म आतंकवाद का उदाहरण दिया। कई सारे एग्जाम्पल के जरिए यह स्पष्ट होता है। ठीक है, तो अब यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के पक्ष और विपक्ष में तर्क लिखना है। आइए सबसे पहले हम लोग इसके फेवर में पॉइंट देखेंगे कि आखिर क्यों भारत को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। पहला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यों में सहयोग देने वाले देशों में भारत प्रथम राष्ट्र है। भारतीय सेना के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों सूडान, मिस्र, लीबिया, कांगो आदि देशों में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के जरिए अनेक कार्य किए गए हैं। और आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना जो है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी देश की सेना ने हिस्सा लिया है तो वह भारत है। भारत की जो सेनाएं हैं अफ्रीका में या फिर जो भी युद्धग्रस्त क्षेत्र है जहां पर यूनाइटेड नेशन का मिशन संचालित हो रहा है, वहां पर भारतीय सेना डटकर खड़ी रहती है और भारतीय सेना अपनी शौर्य के लिए जानी जाती है। तो इस दृष्टिकोण से चूंकि भारत शांति स्थापना कार्यों में पूरे विश्व में लगा हुआ है, तो भारत की जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य लक्ष्य है विश्व में शांति स्थापना को बनाए रखना, उसका भी भारत हमेशा से पक्षधर रहा है। तो इस स्थिति में भारत अस्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है। दूसरा पॉइंट, गुटनिरपेक्ष नीति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व को भारत की देन है। अतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्विवाद नेता भारत है। इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में अस्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। देखिए शीत युद्ध के दौरान क्या स्थिति था मैं बता दे रहा हूं। शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट क्या था, पूंजीवाद, और दूसरा गुट किसका समर्थन कर रहा था, साम्यवाद या फिर समाजवाद, सोशलिज्म का। पूंजीवाद के जो मेन मेंबर था यूएसए और साम्यवाद का मेन मेंबर यूएसएसआर, अभी के रूप में आप देखेंगे तो रशिया, चाइना वगैरह। तो इन सबको तो अस्थायी सदस्यता मिल चुकी है जो गुट थे उसको, लेकिन एक और गुट था उस समय, गुट निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्ष के जितने मेंबर थे उनमें से किसी भी एक को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यूएनएससी में वीटो पावर नहीं दिए गए हैं। जबकि पूंजीवाद का समर्थन करने वाले यूएसए, ब्रिटेन को, या फिर साम्यवाद और समाजवाद का समर्थन करने वाले रशिया और चाइना को मिल चुका है। इन दोनों गुट को जब अस्थायी सदस्यता मिल चुकी है तो गुट
गुटनिरपेक्ष जो सदस्य हैं उनका प्रतिनिधित्व आखिर क्यों नहीं है यूएन में अस्थायी सदस्यता के रूप में, इनको वीटो पावर क्यों नहीं प्रदान किया गया है। तो इस कारण से भी गुटनिरपेक्ष देशों का एक नेता होने के नाते, एक प्रतिनिधित्व करता होने के नाते भारत को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 6वें भाग का प्रतिनिधित्व करता है और यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले यूएनएफपीए की रिपोर्ट आई है। यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो आबादी है लगभग 144 करोड़, 144.17 करोड़ हो चुकी है भारत की आबादी। चाइना की आबादी देखेंगे तो 142.5 करोड़ चाइना की आबादी है। तो सबसे बड़ा आबादी वाला देश को प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नहीं मिलना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वह समावेशी नहीं है, क्योंकि सबसे आबादी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आबादी भारत में ही है और भारत का ही वहां पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत की डिमांड वहां पे वीटो पावर के रूप में स्पष्ट नहीं हो पाती है, तो इस दृष्टिकोण से भी यहाँ मिलनी चाहिए। और इसके अलावा भी आप देखेंगे कि भारत में आजादी के बाद से अभी तक एक सफल लोकतंत्र रहा है। सफलतापूर्वक हमने 17 लोकसभा चुनाव यहां पे संपन्न किए हैं और 18वां लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया भारत में इस समय चल रही है। अमेरिका जैसे देशों में आप देखेंगे कि सत्ता हस्तांतरण के समय स्थिति उत्पन्न हो जाती है संघर्ष की। पिछले वर्ष जब चुनाव हुए अभी, वहां पर क्या स्थिति उत्पन्न हो गई थी, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन भारत में अभी तक कभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि सत्तारूढ़ दल के विपक्ष में अगर परिणाम आते हैं तो वे सत्ता छोड़ने से इनकार करे या फिर सैन्य शासन की घटनाएं घटित हुई हो। भारत में ऐसा कभी एग्जाम्पल सामने नहीं आया है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक परिपक्व लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भी भारत की पहचान स्थापित हो रही है। तो इस दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है। अगला पॉइंट है, भारत की पहचान नई नाभिकीय नीति के माध्यम से एक जिम्मेवार परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के रूप में हुई है। प्रथम प्रयोग नहीं इसे एक जिम्मेवार राष्ट्र बनाता है। देखिए, भारत जो है न्यूक्लियर वेपन से संपन्न राष्ट्र है और इसने न्यूक्लियर वेपन का यूज हमें कैसे और किस प्रकार करनी है, इसको लेकर एक पॉलिसी भारत ने अपनाया है। इस पॉलिसी में कई ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जो भारत को एक जिम्मेवार परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में घोषित करता है। जैसे नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज का मतलब हो गया कि हम सबसे पहले, यानी कि भारत सबसे पहले किसी देश के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेगा। नो फर्स्ट यूज यानी कि पहली बार हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा, उन देशों के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं किया जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं। एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं भारत और बांग्लादेश के रूप में युद्ध छिड़ती है, हालांकि संभावना नहीं है, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर क्या है, बांग्लादेश के पास तो न्यूक्लियर वेपन है नहीं, तो भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके अनुसार भारत के समझ कैसी भी स्थिति आए वह उन देशों के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग नहीं करेगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन अवेलेबल ही नहीं हो। ठीक है। तो ये सारे कई ऐसे नीतियां हैं जिसके माध्यम से भारत की गंभीरता को दर्शाता है और एक जिम्मेवार परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में भारत विश्व में अपनी पहचान बनाई है। तो इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने का भारत हमेशा पक्षधर रहा है। तो यह भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा है, वैश्विक स्तर पर भारत तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, जहां एक तरफ भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं मंगल मिशन, गगनयान, चंद्रयान आदि के जरिए अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपनी पहचान कायम की है। आप देखेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के रूप में आप देखेंगे तो विश्व का एक जिम्मेवार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संपन्न राष्ट्र के रूप में भारत ने विगत कुछ वर्षों में अपनी पहचान बनाई है। आप PSLV उड़ान का एग्जाम्पल देखें। PSLV उड़ान जो है, इसके कारण विश्व के कई सारे देश जो है वह भारत के पास आते हैं कि आप हमारे सैटेलाइट को लॉन्च करिए। यहाँ पर सस्ते दर में सैटेलाइट को लॉन्च करना भारत में संभव है और यही कारण है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, ब्राजील तक जो कंट्री हैं वे अपने सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने के लिए भारत का रुख करते हैं, क्योंकि यहां से सस्ते दर में सैटेलाइट को प्रक्षेपित कर पाना संभव हुआ है। और PSLV का अगर आप थीम देखेंगे तो PSLV यान में आपका स्वागत है, इसका मेन ब्रांडिंग का थीम है और इसी के आधार पर दूसरे देश जो हैं वे यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च कराने के लिए आते हैं। ठीक है। तो सैटेलाइट को एक अलग आप रख लीजिए। मंगल मिशन भारत सक्सेस किया है, चंद्रयान मिशन में भारत ने सफलता प्राप्त की है। आने वाले समय
समय में गगनयान को लॉन्च करने वाला है 24-25 वित्तीय वर्ष के दौरान। ये सभी सफलताएं स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि भारत जो है आजादी का दौर था उससे काफी आगे भारत बढ़ चुका है और सभी क्षेत्रों में भारत आज काफी तेजी से तरक्की कर रहा है, चाहे वह अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, स्पेस का क्षेत्र हो, आईटी का क्षेत्र हो, ठीक है, हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को आप ले लीजिए, हर क्षेत्र में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत का यूएनएससी में प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है, ठीक है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी तथा आपदा के समय सेवा भाव की भावना भारत को विशेष बनाती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है, चाहे वह नेपाल में भूकंप आने की घटना हो या फिर तुर्की में भूकंप आने की घटना हो, कोई भी देश चाहे वह शत्रु देश ही क्यों ना हो, अगर वहां पर आपदा आती है तो भारत वहां सेवा भाव के साथ सबसे पहले मदद करने वाले देशों की सूची में भारत शामिल होता है। तो भारत को एक विशिष्ट बनाती है यह जो भारत की अवधारणा है वह, और भारत में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पाई जाती है जो कि वैश्विक शांति के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि भारत को यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास समय बचे एग्जामिनेशन के टाइम में तो इकोनॉमी वाला सेक्शन को भी आप ऐड कर लीजिए। इकोनॉमी अगर आप देखेंगे अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसमें आप लिखेंगे कि भारत जो है वर्तमान समय में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार और भारत सरकार का भी टारगेट है कि वह 2027-28 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। तो यह कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि भारत इकोनॉमी के क्षेत्र में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इस स्थिति से विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वीटो का प्रबल दावेदार है, ठीक है। तो एक पॉइंट आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो पक्ष में यहां पर हमने तर्कों को देखा। उपर्युक्त दावों के कारण भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी अस्थायी सदस्यता हेतु दावेदारी पेश कर रहा है। और यहीं पे आप लिख सकते हैं कि हाल ही में एलन मस्क ने भी भारत के अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। यूएसए ने भी चाइना को छोड़कर जो भी वीटो पावर कंट्री हैं, चाहे वह यूएसए हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जो भी 4 कंट्री रेस्ट बचते हैं, रसिया हो, ये सभी देश भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं सिवाय चाइना का। मतलब चाइना को छोड़कर सभी 4 देश भारत के अस्थायी सदस्यता के पक्ष में हैं। विश्व के प्रमुख देशों के द्वारा इसे समर्थन भी प्राप्त है। भारत उस G4 समूह का भी सदस्य है जो अस्थायी सदस्यता के लिए दावे कर रहे हैं। अब सवाल है कि G4 समूह में कौन कौन कंट्री हैं। तो G4 मतलब 4 देश, इंडिया, ब्राजील, जापान, जर्मनी, ये चारों देश चाहते हैं कि हम सभी को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, तभी संयुक्त राष्ट्र को अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आइए इसके विपक्ष में तर्क। आलोचकों का तर्क है कि जापान, जर्मनी आदि देशों की तुलना में संयुक्त राष्ट्र की बजट की भागीदारी में भारत की हिस्सेदारी काफी कम है और अगर किसी को शामिल भी करना होगा तो उन राष्ट्रों को शामिल किया जाना जरूरी है जिनकी ज्यादा हिस्सेदारी है और जो यूएन को ज्यादा बजट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे जापान हो गया या जर्मनी। इन देशों की तुलना में अगर भारत का देखेंगे हिस्सा तो बहुत कम है। तो यह भी एक आलोचकों का पॉइंट निकलकर सामने आता है। दूसरा, भारत का विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद भी आलोचना का एक अहम बिंदु है। उन सभी देशों का कहना है कि भारत को सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद को सुलझाना चाहिए, तब जाकर भारत की पहचान एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आएगी। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो चाइना के साथ हमारा विवाद है, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ भी बॉर्डर इशू हमारा विद्यमान है, बांग्लादेश के साथ था लेकिन उसे हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है और समय समय पर भारत का इन सभी देशों के साथ संघर्ष भी होते रहता है। ऐसी स्थिति में भारत को अस्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए, ये आलोचकों का तर्क है, ठीक है। इसके अलावा और आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, चाहे कोई भी इंडेक्स हो, चाहे वह ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या फिर लैंगिक अंतराल सूचकांक हो, इन सभी सूचकांकों में आप देखेंगे तो भारत का रैंक जो है वह अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़ा है और भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास जैसे मानक पर भले ही 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आज भी अगर आप पर कैपिटा इनकम के लिहाज से देखेंगे तो भारत कई देशों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से भारत को विकास के लिए अभी काफी काम करना होगा, तब जाकर इसे अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, ये आलोचकों का तर्क है, ठीक है।
एक और पॉइंट है, आलोचकों का तर्क है कि भारत ने शक्ति 98 के जरिए यूएन के चार्टर में विद्यमान निशस्त्रीकरण की नीति का उल्लंघन किया है। यूनाइटेड नेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति बनाए रखना, ठीक है। निशस्त्रीकरण यूएन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो आलोचक लोग कहते हैं, आलोचना करने वाले, क्रिटिसिज्म करने वाले वे कहते हैं कि 1998 ईस्वी में भारत ने न्यूक्लियर वेपन का विस्फोट किया था, परमाणु परीक्षण किया। तो इस दृष्टि से यूएन के चार्टर का भारत स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है। ऐसी स्थिति में भारत को क्यों मिले? लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो भी जिनको वीटो पावर मिला हुआ है वे ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन से संपन्न राष्ट्र हैं, चाहे वह चाइना हो, रसिया हो, ब्रिटेन हो या फिर आपका यूएसए हो, सभी के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो यह तर्क कहीं भी सामने आपका नहीं ठहरता है, ठीक है। आलोचक है, आलोचना तो होना ही, यह प्रश्न पूछा गया तो आपको विपक्ष में तर्क लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे आप 4-5 पॉइंट विपक्ष में भी आप वहां पर बताएंगे। अब कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने के बाद सुधार का क्या मॉडल होना चाहिए उसे बताएंगे, क्योंकि कंक्लूजन के जरिए यह मॉडल आंसर फिनिश होगा, ठीक है। उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद भारत को अस्थायी सदस्यता प्राप्त होना समय की मांग है। भारत विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर विश्व को नेतृत्व करने के लिए तत्पर है। इसके लिए आवश्यकता है कि सुरक्षा परिषद को और अधिक लोकतांत्रिक बनाकर विकासशील देशों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, ताकि यूएनओ की प्रासंगिकता भी बरकरार रहे, ठीक है। अब 2-3 बातों से समझिए, ये तो मॉडल आंसर यहां पे फिनिश हो गया। 2-3 बातों से समझिए। पहला, यूएनओ में सुधार क्यों जरूरी है, सुधार क्यों, और दूसरा, अगर सुधार हो तो भारत का क्या मॉडल है। यह सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। मॉडल आंसर तो ठीक है, लेकिन इन सेक्शन पर भी आप अच्छे से इसको पढ़ें और इसका नोट्स आप लोग तैयार कर लें। नोट्स आप लोग बनाते चलें, बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि पीटी के बाद आपके पास समय बहुत कम होंगे। अभी ही सही समय है जब आप इन सभी टॉपिक पर काम करके आप अन्य अभ्यर्थियों से आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो यूएन में सुधार क्यों होनी चाहिए? यूएन में देखिए कई सारे मामले हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हैं, कई सारे ऐसे बिंदु हैं। पहला अगर आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में। जब 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई तब पूरे विश्व में सिर्फ 51 राष्ट्र थे, और इन 51 राष्ट्रों में यूएन के सदस्य जो थे वे 51 सदस्य थे, और इनमें से 5 को अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई। वर्तमान समय में आप 2024 ईस्वी में देखेंगे तो लगभग 200 मानकर चलिए, लगभग 200 देश इसके सदस्य हो चुके हैं, और फिर भी अस्थायी सदस्य 5 ही हैं। आपको नहीं लग रहा कि यह यहाँ पे असमानता देखने को मिल रही है? जब 51 सदस्य थे तब जाकर 5 अस्थायी सदस्य थे, और आज लगभग 200 सदस्य हो गए, इसके बावजूद भी 5 ही अस्थायी सदस्य हैं। तो स्वाभाविक है कि अस्थायी सदस्यता की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है। दूसरा सुधार क्यों है, तो मैं पॉइंट बता रहा हूं। अगर आप अस्थायी सदस्यों की संख्या देखेंगे, कौन कौन अस्थायी सदस्य हैं? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यूएसए अमेरिकी महाद्वीप का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अमेरिका का, ठीक है। यूएसए और फ्रांस यूरोप का प्रतिनिधित्व कर रहा है। रूस और चाइना को आप देखेंगे तो एशिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन इसमें अफ्रीका का कोई क्यों नहीं प्रतिनिधित्व कर रहा है, जहां की इतनी आबादी है? विश्व का कितना एक अधिकांश आबादी जो है वह अफ्रीका में रहती है, इसके बावजूद अफ्रीका का वहां पर कोई प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। खैर, इसके अलावा भी आप देखें तो लैटिन अमेरिका का भी आप देखें, वहां का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो कहीं ना कहीं हाँ, यह हो सकता है कि अगर आप 5 अस्थायी सदस्य ले रहे हैं या फिर आप 8 अस्थायी सदस्य अगर आप रख रहे हैं, तो हर एक महाद्वीप से एक एक संपन्न राष्ट्र को आप अस्थायी सदस्यता प्रदान करिए, या फिर सभी के लिए एक समान अधिकार वहां पर प्रोवाइड करिए, सभी के लिए वीटो शक्तियां को वहां से हटाइए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह असमान प्रतिनिधित्व को दर्शा रहा है, जिसमें अफ्रीका का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो, लैटिन अमेरिका का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो, ऑस्ट्रेलियाई गणराज्य का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो। तो यह दर्शाता है कि यूएन जो है वह अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वहां पर दी गई है और लोकतांत्रिक संगठन नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है जिसका आधार पर आप कह सकते हैं कि यूएन में सुधार क्यों। अब आइए जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत का मॉडल, सुधार का मॉडल क्या होगा। अभी हाल ही में G4 जो अभी हमने ग्रुप बताया ऊपर में, इंडिया, ब्राजील,
जर्मनी और जापान, ये 4 इसके मेंबर हैं। तो इसके द्वारा एक मॉडल पेश किया गया है। इस मॉडल में कहा गया है कि यूएनएससी को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए इसमें अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य दोनों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। इनका कहना है कि यूएनएससी में सदस्यों की कुल संख्या 25 से 26 किया जाना चाहिए। अभी कितने हैं? 5 सदस्य अस्थायी हैं और 10 सदस्य अस्थायी हैं। अभी टोटल 15 सदस्य हैं। तो भारत का G4 कंट्रीज का कहना है, जो मॉडल पेश किया गया भारत के नेतृत्व वाली G4 ग्रुप ने, उसने कहा कि यूएनएससी में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 25 से 26 कर दिया जाना चाहिए, यानी कि 10-11 और इसमें बढ़ाया जाना चाहिए। कैसे? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या अभी कितनी है? 5 और इसमें 6 जोड़ने की जरूरत है, तो टोटल इसमें हो जाएंगे 11। अब सवाल है कि आखिर 6 किन किन देशों को जोड़ा जाए। तो ये जो 6 अस्थायी सदस्य होंगे उनमें 2 सदस्य जो होंगे वे अफ्रीका से होने चाहिए, अफ्रीका से 2 सदस्य होने चाहिए और एशिया से 2 सदस्य होने चाहिए। और ठीक है, 1 सदस्य जो है लैटिन अमेरिका से 1 सदस्य होने चाहिए। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप से 1 सदस्य होने चाहिए। अन्य देश से भी 1 सदस्य लिए जाने चाहिए। तो कुल मिलाकर 6 अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। आप लोग लिख लें, अफ्रीका से 2, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से 1, पश्चिमी यूरोप से 1 और अन्य देश कोई भी तो वह 1। तो टोटल यहाँ पे 6 सदस्य बढ़ाए जाने चाहिए, यानी कि अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 11। अब आइए अस्थायी सदस्य। अभी अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10 हैं और प्रत्येक 2 वर्ष पर चुने जाते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भी लगभग 4 से 5 सदस्य बढ़ाने की आवश्यकता इन्होंने बताई है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे? अगर आप 10 में 5 जोड़ेंगे, 4 जोड़ें तो 14, 5 जोड़ेंगे तो 15, यानी कि 14-15। तो टोटल देखा जाए तो 11 अस्थायी और अस्थायी 14-15, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 25-26। तो इस प्रकार से G4 कंट्रीज ने यूएनएससी में सुधार के लिए मॉडल पेश किया है और आपको इस मॉडल को याद रखना होगा। प्रश्न परीक्षा में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, अस्थायी सदस्यता के पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, सुधार की जरूरत क्यों है और भारत के द्वारा कौन सा मॉडल पेश किया गया है। इसके अलावा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, या वीडियो अपने आप में यूएनएससी से जैसा भी सवाल पूछा जाए उसका आंसर अपने आप में इस वीडियो में अवेलेबल है। सभी पहलू का अगर आप तैयार कर लेंगे तो इसका अतिरिक्त आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इस टॉपिक अंतर्गत। उम्मीद है कि यह जो वीडियो है वह इस टॉपिक को समझने में काफी मददगार साबित होगी। अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें ताकि अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को आधार दे सकें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ शीघ्र उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।